ઓકે સ્ટુડન્ટ, સો સૌથી પહેલા આપણે ડાયરેક્ટલી પ્રેક્ટિકલ કરવાના છે, તો આપણે કોઈ પણ ઓનલાઈન સી કમ્પાઇલરને આપણે લઈ શકીએ છીએ, રાઈટ? તમે જસ્ટ યુ રાઇટ ઓનલાઈન સી કમ્પાઇલર, આ એ કમ્પાઇલર તમે લઈ શકો છો, જીડીબી ઓનલાઈન ડિબગર. ઓકે, આ કમ્પાઇલર લઈ લો, રાઈટ? સો સ્ટુડન્ટ્સ, આમાં તમારે લોગિન પણ થઈ જવાનું, એટલે તમારા બધા જે પ્રોગ્રામ્સ હશે એ હંમેશા માટે સેવ રહેશે. ઓકે, આની અંદર તમે યુ કેન ડુ લોગિન. તમે લોગિન જો કરશો તો જેમ કે ગૂગલ ડ્રાઈવમાં બધું સ્ટોર રહી જાય છે, એવી રીતે તમે બધું स्टोर રાખી શકો છો. आप सारे प्रोग्राम को स्टोर रख सकते हो, राइट? तो लेट मी लॉग इन इनटू माय आईडी. तो यहाँ पे भी स्टूडेंट्स लॉग इन कर लिया. तो जितने भी आपने प्रोग्राम्स वगैरह बनाएंगे वो यहाँ पे हमेशा के लिए क्या रह जाएगा, स्टोर रह जाएगा, राइट? सो आपको स्टूडेंट्स ये वाला मतलब अभी आपने कोड किया है, आफ्टर योर 3 years 5 years 10 years आपने जो भी कोडिंग किया हुआ है वो सारी चीजें क्या रहेंगे यहाँ पे आपको मिल जाएंगी. ओके स्टूडेंट्स, आप सबको पता होगा कि ये जो पर्टिकुलर, मैं यहाँ पे थोड़ा उसके साइज को बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे फॉन्ट साइज को यहाँ से हम प्लस कर लेते हैं सो दैट यू कैन सी द बिगर स्क्रीन. ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको पता होगा कि ये जो दिख रहा है इसको हम मल्टी लाइन कमेंट कहते हैं, स्टार स्लेश. यहाँ पे इसको स्टूडेंट्स पहले तो देखिए, इसको हम कहते हैं स्लेश, और बैक स्लेश और न्यू लाइन वाला जो होता है, फॉर एग्जांपल ये मैं न्यू लाइन लगाया तो उसको हम बोलते हैं बैक स्लेश. ओके, स्लेश एंड बैक स्लेश. स्लेश स्टार एंड स्टार स्लेश क्या होता है, मल्टी लाइन कमेंट के लिए यूज होता है. किसके लिए यूज होता है, मल्टी लाइन कमेंट. यहाँ पे मैं लिख रहा हूं इसका नाम मल्टी लाइन कमेंट. ओके, इसको मल्टी लाइन कमेंट कहते हैं. एंड सिंगल लाइन कमेंट इसको कहते हैं स्टूडेंट्स. हेलो, दिस इज प्रिंटफ फंक्शन. प्रिंटफ फंक्शन अगर ऐसा मैं लिखा, सो दिस इज हेलो वर्ल्ड. ओके, सो स्टूडेंट्स सिंगल लाइन एंड डबल लाइन कमेंट है. सिंगल लाइन कमेंट एक लाइन में कमेंट करेगा इतना है, एंड डबल ये मल्टी लाइन कमेंट है. स्टूडेंट्स मल्टी लाइन कमेंट का यूज क्या होता है स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं. फॉर एग्जांपल कंपनी में हम कमेंट कभी भी आपको एग्जीक्यूशन नहीं होता, कमेंट कभी भी रन होता नहीं. कंपनी में हम जब वर्क करते हैं तब प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले, ये प्रोग्राम है उसके पहले हम लोग कमेंट में क्या लिखते हैं जनरली, ऑथर नेम, कि हु इज द ऑथर ऑफ दिस प्रोग्राम, राइट? ऑथर नेम कि भाई चलो इसको राजेश सर ने बनाया है, राइट? कब बनाया था, कौन से डेट पे बनाया था, मैं उसको डेट लिख देंगे 25th of जुलाई 2024 आपने लिखा, राइट? कौन से मॉड्यूल पे था, फॉर एग्जांपल ये सेल्स पार्ट का मैंने कोड लिखा था, सेल्स डिवीजन का, तो ये सेल्स डिवीजन. ओके, और प्रोजेक्ट का नाम क्या था, प्रोजेक्ट नेम सपोज मैंने इसका नाम दे दिया इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ईआरपी, कोई रिलायंस के लिए मैं बना रहे थे, राइट? तो स्टूडेंट्स इससे मुझे पता चलता है, मान लो कि ये प्रोग्राम जब भी ओपन होगा तब कोई भी इसको देख के बता सकता है कि ये जो पर्टिकुलर प्रोग्राम, यहाँ पे कोई एरर भी आता है, आगे मेंटेनेंस आता है, तो मुझे बुलाया जाएगा कि नहीं चलो इस प्रोग्राम को इस बंदे ने बनाया था तो इनको बुलाओ, ही इज द रिस्पॉन्सिबल पर्सन, राइट? तो ये सारे डिटेल्स लिखा जाता है यहाँ पे इस स्टार्टिंग के सेक्शन में मल्टी लाइन कमेंट्स में. ओके, तो स्टूडेंट्स मल्टी लाइन कमेंट, और कमेंट कभी भी क्या नहीं होता, एग्जीक्यूशन में कुछ काम नहीं आता, राइट? वो एग्जीक्यूट होता नहीं है. ये प्रोग्रामर के लिए, जब प्रोग्रामर फिर से रिविजिट करता है उसके प्रोग्राम को, तब समझ पाता है कि ये मैंने क्यों लिखा था. ओके, तो दिस इज नथिंग बट मल्टी लाइन कमेंट. स्टूडेंट्स ये आपके एग्जाम्पल में, एग्जाम में इंपोर्टेंट है, मल्टी लाइन कमेंट एंड सिंगल लाइन कमेंट. सिंगल लाइन कमेंट कब यूज करते हैं, हम कोड के लाइन को कुछ अगर मुझे डिस्क्राइब करना हो, अच्छा ये क्यों लिखा हो मुझे अगर कुछ सालों के बाद जानना हो तो मेरे को पता चलेगा, अच्छा दिस इज प्रिंटफ फंक्शन. ओके, तो कमेंट जो होता है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू के लिए होता है, हमारे बेनिफिट के लिए होता है, ताकि हम फिर से जब उस कोड को, इस प्रोग्राम को रिविजिट करें हमको आइडिया है, राइट? मैं कंपनी स्टूडेंट छोड़ भी दूंगा तो भी उनको आइडिया आएगा कि ये पर्टिकुलर प्रोग्राम जो है ये किसने लिखा हुआ था, जहां पे एरर आया या प्रॉब्लम आया या मेंटेनेंस की जरूरत है. दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग द मल्टी लाइन कमेंट. आई होप आपको क्लियर हो गया व्हाई वी आर राइटिंग कमेंट्स. यस और नो, क्लियर है कमेंट क्यों लिखते हैं, राइट? वेरी गुड. तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे स्टूडेंट्स आप चैट में बताएं कमेंट क्यों लगा, पता चला रीजन, आज तक आप तक सुन रहे होंगे कमेंट, बट व्हाई वी आर राइटिंग कमेंट एक्चुअली, मल्टी लाइन कमेंट एंड सिंगल लाइन कमेंट. कंपनी में जाएंगे तब बहुत कमेंट्स का यूज करना पड़ेगा, राइट?
लिखिए यस, लिखिए अगर इफ यू अंडरस्टैंड व्हाई वी आर राइटिंग कमेंट्स। ओके, चलो वेरी गुड, शाबाश। वेरी गुड। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट यहाँ पे यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखेंगे नेक्स्ट कि कुछ प्रोग्राम्स आज हम प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेटर का प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे हम सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो यहाँ पे मैं सबको निकाल देता हूँ प्रिंट को। स्टूडेंट सिंपल इंटरेस्ट देखो, कोई भी जब आपको प्रोग्राम करने को कहा जाए सिंपल वाला प्रोग्राम, उसमें कैसे करना तो कभी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, कभी एरर नहीं आएगा अगर हम कुछ उसको प्री डिफाइंड स्टेप पे डिवाइड कर दे। तो मैं जनरली स्टूडेंट्स नॉर्मल जो प्रॉब्लम है मैं स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूँ, पहली बार जब आप प्रोग्राम्स कर रहे होंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है। मीन्स ऑलवेज गो फॉलो दिस थ्री स्टेप्स: इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, आईपीओ। फिर से अगेन इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। तो सबसे पहले कौन सा सेक्शन लिखो? इनपुट सेक्शन। ये अच्छा, ये मेरा कर क्या रहा है तो ये मैं लिखूंगा प्रोग्राम नेम, लिख देते हैं यहाँ पे। तो प्रोग्राम नेम मैंने यहाँ क्या किया, प्रोग्राम नेम मेरा, ये प्रोग्राम का नाम क्या है? सिंपल इंटरेस्ट इंटरेस्ट कैलकुलेटर। ये सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेगा, राइट। पहला काम क्या करना? इनपुट। इनपुट में स्टूडेंट्स हम वेरिएबल डिक्लेरेशन करेंगे, मतलब राइट। पहले हम डिक्लेरेशन सेक्शन लेते हैं, पहले डिक्लेरेशन सेक्शन देन इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। डिक्लेरेशन सेक्शन को सी में लिखते हैं पहले, डिक्लेरेशन सेक्शन, राइट। स्टूडेंट डिक्लेरेशन सेक्शन हमने लिखा, यहाँ पे हम डिक्लेयर करेंगे हमारे वेरिएबल्स को। तो मुझे स्टूडेंट्स आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ आई इक्वल टू पी एन आर अपन 100, या तो कुछ लोग पीटी आर अपन 100 कहते हैं, राइट। पी स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल अमाउंट, टी यानी टर्म कितने साल का है, एंड आर मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, राइट। आप सबको ये पता होगा। तो मुझे डिक्लेरेशन करना पड़ेगा ये सारे वेरिएबल को। जनरली स्टूडेंट्स में फ्लोट लूंगा ना, क्योंकि ये सब पैसे है तो पॉइंट में भी आ सकते हैं, तो मैं इन सबको क्या ले रहा हूँ? फ्लोट ले रहा हूँ। तो क्या क्या मेरे वेरिएबल आएगा? तो पहले खुद आई जिसमें हम इंटरेस्ट स्टोर करेंगे, पी यानी प्रिंसिपल अमाउंट, टी यानी टर्म, आर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट, राइट। और हमारा टोटल अमाउंट, मतलब टोटल अमाउंट कितना मिलेगा इंटरेस्ट मिलने के बाद मेरा प्रिंसिपल के साथ, मेरा जो फाइनल अमाउंट मतलब प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट दोनों मिलेगा तो मेरा फाइनल अमाउंट होगा, राइट। ये सब मेरे क्या है? ये सब मेरे डिक्लेरेशन सेक्शन में ये सब वेरिएबल्स को मैं यूज करने वाला हूँ, राइट। तो अब नेक्स्ट काम है डिक्लेरेशन होने के बाद इनपुट, क्योंकि हमें 3 स्टेप फॉलो करना है: इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। तो हम इनपुट सेक्शन में जा रहे हैं, इनपुट में जा रहे हैं, खाली इनपुट लिखते हैं। इनपुट में क्या करेंगे स्टूडेंट्स? हम यूजर के पास से लेंगे। देखो यहाँ पे हम दो तरह से डेटा ले सकते हैं। एक तो मैं यहाँ से लिख लेता हूँ कि मेरा प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, प्रिंसिपल अमाउंट मेरा 5000 है, राइट। अब मेरा टर्म कितना है? 2 इयर्स का टर्म है, मतलब 2 साल का है, राइट। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा 8% है, ओके। ऐसा हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, ओके। लेकिन इसको हम क्या कहेंगे कि आपने वैल्यू को क्या लिया? स्टैटिक ले लिया। स्टैटिक मतलब पहले से आपने, मतलब ड्यूरिंग द कंपाइलेशन टाइम ही आपने उसको पहले से ही कंपाइलर को पता होगा कि ये उसकी वैल्यू है। उसको बोलते हैं स्टूडेंट्स कंपाइल टाइम वैल्यू देना, या स्टैटिक वैल्यू कहते हैं स्टूडेंट्स। ऐसे डायरेक्ट जब वैल्यू आप देते हो उसको क्या कहते हैं? स्टैटिक वैल्यू असाइनमेंट। स्टैटिक वैल्यू असाइनमेंट किसमें हुआ असाइनमेंट? टी और टी को और आर को। स्टैटिक हम पहले स्टैटिक लेते चलो, बाद में हम वो इनपुट वाला फॉलो करते, राइट। यानी आपने डिक्लेरेशन भी सेक्शन में किया और यहाँ पे आपने क्या ले लिया? एंड आपने इनपुट भी यहाँ पे ले लिया। पहले हम नॉर्मली करते फिर उसको थोड़ा एक्सटेंड करेंगे, राइट। यहाँ पे मैंने इनको स्टैटिक वैल्यू दे दिया, यानी पहले से फिक्स वैल्यू दे दिया है, पी का भी, टी का भी एंड आर का भी, ओके, राइट। तो स्टूडेंट्स फिर हमने ये देने के बाद स्टैटिक वैल्यू असाइनमेंट बोलेंगे, या तो आपने क्या किया? कंपाइल टाइम में वैल्यू दे दिया। कहां पे दे दिया? वैल्यू गिवन एट कंपाइल टाइम, कंपाइल टाइम, राइट। तो स्टूडेंट्स अब क्या करें? ये दे दिया, राइट। इनपुट भी हमने यहाँ पे कर दिया। इनपुट के बाद मैंने क्या कहा था? नेक्स्ट स्टेप है प्रोसेस। इनपुट के बाद जब आप सब चीज को इनपुट दे दी, अब क्या करना है? उनको प्रोसेस करना है। प्रोसेस मतलब हमें एग्जैक्टली जो करना है फॉर्मूला लिखना है। हमको पता है आई की फॉर्मूला क्या है, आई इक्वल टू पी। देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं कैपिटल पी लिखूंगा तो क्या मेरा आंसर आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जो सी होता है वो केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव का मतलब क्या? यहाँ पे स्मॉल पी एंड कैपिटल पी दोनों ही डिफरेंट है, राइट। तो यहाँ पे हमें स्मॉल, अगर हमने डिक्लेरेशन में स्मॉल पी लिया है तो हमें यहाँ पे भी क्या लिखना पड़ेगा? स्मॉल पी ही लिखना पड़ेगा।
पी इंटू, इंटू के लिए आपको स्टार प्रेस करना है जो 8 के साथ अवेलेबल होता है, पीटीआर अपॉन, अपन क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे, राइट। ये उसका फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का। यानी आपने डिक्लेरेशन करने के बाद इनपुट ले लिया, अब आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे प्रोसेस कर लिया, अब हम क्या करेंगे आउटपुट देंगे। हाँ यस, और एक प्रोसेस में बाकी है, आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के बाद आपका अमाउंट भी हम लिखेंगे ना, कितना आपको फाइनल अमाउंट मिलेगा, तो फाइनल अमाउंट इक्वल टू पी प्लस आई, यानी प्रिंसिपल अमाउंट जो आपका मूलधन था प्लस इंटरेस्ट, ये दोनों आपके स्टूडेंट्स। इनपुट डिक्लेरेशन हो गया, इनपुट हो गया, प्रोसेस हो गया, अब काम किसका है आउटपुट का। तो यहाँ पे डबल कोट में फिर हमने डबल स्लेस में कमेंट देते हुए आउटपुट लिखा, राइट। तो स्टूडेंट्स आउटपुट में हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंट एफ, यहाँ पे द इंटरेस्ट इज, इंटरेस्ट, द सिंपल इंटरेस्ट इज, राइट, सिंपल इंटरेस्ट इज परसेंटेज, एफ लिखेंगे क्योंकि ये फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है, राइट, कॉमा आंसर क्या आएगा आई आएगा। तो स्टूडेंट्स इसमें होता क्या है पता है ना, यहाँ पे स्टूडेंट्स ऐसा होता है जब भी आप लिख रहे हैं द सिंपल इंटरेस्ट इज परसेंटेज एफ, जो भी डबल कोट के अंदर है उसको स्ट्रिंग कहते हैं, वो वही प्रिंट होता है, राइट। लेकिन ये परसेंटेज एफ क्या है, एक स्पेशल कैरेक्टर है जिसके जगह पे क्या रिप्लेस हो जाएगा, कॉमा के बाद का जो पहला वैल्यू होगा वो इसके जगह पे रिप्लेस हो जाएगा। तो आई की वैल्यू क्या है, यहाँ पे जो भी सिंपल इंटरेस्ट आया होगा यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आपको सिंपल इंटरेस्ट दिख जाएगा। और हाँ हम दूसरा प्रिंट एफ लिखते हैं, क्या प्रिंट करने के लिए, टू प्रिंट अमाउंट द फाइनल अमाउंट इज परसेंटेज एफ, राइट। कॉमा हमने क्या करेंगे परसेंटेज एफ के वजह पे हमें किसको रिप्लेस करना है, अमाउंट को रिप्लेस करना है, एंड एवरी स्टेटमेंट एंड्स विद सेमीकोलन। फ्रेंड्स हमें यहाँ पे नए लाइन में चाहिए आंसर, इसलिए हम बैकस्लैश एन दे देंगे तो हमको न्यू लाइन में दिखेगा, राइट। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे हमने इनपुट प्रोसेस आउटपुट तीनों कर चुके हैं, राइट, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, ये तो लास्ट में रिटर्न आता है। तो स्टूडेंट्स कोई भी प्रोग्राम अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो आपको ये बेटर समझ में आएगा। देखो मैंने कैसा, ये स्टैंडर्ड है। और स्टूडेंट्स देखो कुछ लोग कोड लिखना यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं लेफ्ट लाइन से, वो गलत प्रैक्टिस है। आपको एक टैब देके ऐसा एक लाइन में लिखना चाहिए सीधा, क्योंकि मेन फंक्शन के बॉडी के अंदर का कोड है, राइट। उसको बोला जाता है अलाइनमेंट, कोड शुड बी अलाइंड। कोड अगर अलाइनमेंट होता है मतलब एक ही लाइन में प्रॉपरली, यहाँ पे जब भी बॉडी दिखे उसके बाद टैब डाल के अगर हम कोड करेंगे तो प्रॉपर होता है, वो उसकी रीडेबिलिटी बढ़ती है। हम अगर आप खुद अगर एरर लेके आएंगे, आप मुझे पूछेंगे सर इसको कैसे सॉल्व करें, तो मैं पहले आपको कहूंगा कि आपको कोड को अलाइन करके लिखो, क्योंकि अगर कोड इधर सीधा लिखा होगा तो हमें पता नहीं चलता, राइट। तो कोड अलाइन लिखना। तो स्टूडेंट्स इनपुट भी रेडी हो गया, प्रोसेस भी हो गया, आउटपुट भी। लेट्स रन दिस कोड। तो मैंने रन किया, यहाँ पे लैंग्वेज सिलेक्शन हम सी कर लेते हैं, राइट। तो स्टूडेंट्स देखो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 800 आ गया, एंड फाइनल अमाउंट कितना आ गया 5800, क्योंकि आपने यहाँ पे 5000 लिया था, 5000 इंटू 2 इंटू 8 अपॉन 100, ओके। तो यहाँ पे देख सकते हो 800 आएगा। तो स्टूडेंट्स आपका आउटपुट आ चुका है 800 सिंपल इंटरेस्ट एंड फाइनल अमाउंट जो आपको मिलेगा इंटरेस्ट 800 लेने के बाद, क्योंकि आपका मेन अमाउंट 5000 था तो 5800 हुआ। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको समझ में आया, मुझे आप चैट में बताइए ये समझ में आया कि नहीं, कैसा लगा स्टूडेंट्स। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। ओके तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मैंने कोड जो लिखा हुआ है, मैंने जो ऑनलाइन gdb.com इस वेबसाइट का यूज किया है, लॉगिन करना अपने अकाउंट से, गूगल अकाउंट से। तो आप जितने भी प्रोजेक्ट्स अभी तक कर रहे होंगे वो आपको क्लियर दिखाई देगा। समझ में आया स्टूडेंट्स, जितना भी आप लोग करोगे वो सारे आपको क्या दिखेगा क्लियरली, मतलब एनी टाइम आप कोई भी टाइम पे आप उस कोड को देख सकते हो, एनीवेयर आप कहीं पे भी चले गए, कितने सालों के बाद भी आप सारे कोड्स को प्रॉपरली देख सकते हो। तो स्टूडेंट्स आप जब भी कोई प्रोजेक्ट लिखो तो ये हमने स्टार्टिंग में जो लिखा उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टी लाइन कमेंट बोलते हैं। इसको यहां से यहां तक को क्या बोलते हैं, मल्टी लाइन कमेंट, ओके। जो कि स्लैश स्टार और स्टार स्लैश, आप अगर ये यूज करोगे स्लैश स्टार एंड स्टार स्लैश के अंदर जो भी कोड लिखोगे, जो भी चीज लिखोगे वो सारा क्या किस में आ जाएगा, कमेंट में आएगा, राइट। तो स्टूडेंट्स ये मल्टी लाइन कमेंट है। मल्टी लाइन कमेंट का यूज स्टार्टिंग में जनरली किया जाता है, या तो बहुत सारे कोड को कमेंट में रखने के लिए भी हम बीच में भी कर सकते हैं, राइट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जनरली मल्टी लाइन कमेंट का टॉप ऑफ द प्रोग्राम क्यों यूज होता है, टू राइट अबाउट द प्रोग्रामर,
कि ये ऑथर कौन थे, जैसे कि मैंने लिखा कि ये कोड राजेश सर ने लिखा है। कौन से डेट में लिखा, तो 25 जुलाई 24। मॉड्यूल कौन सा है भाई, सेल्स डिवीजन में मैंने यूज किया है। एंड प्रोग्राम नेम, तो ये सिंपल इंटरेस्ट का कैलकुलेटर का प्रोग्राम है। तो ये बताने के लिए मैंने स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स डिटेल्स लिखे। ये क्यों लिखा जाता है, ताकि आप फ्यूचर में कंपनी छोड़ दिए तो भी अगर इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में कुछ प्रॉब्लम आया तो उनको पता चलेगा कंपनी वाले को कि यहाँ इनके द्वारा गलती हुआ। या तो आप कंपनी में भी है, फिर जब टेस्टिंग चल रहा था सॉफ्टवेयर का तब पता चला कि कोई मॉड्यूल में प्रॉब्लम आ रहा है, जब चेक किया जाएगा तो ये जब प्रोग्राम देखा जाएगा कि इस प्रोग्राम में प्रॉब्लम है, तब पता चलेगा अच्छा ये राजेश जी ने लिखा था और इस दिन को लिखा था, तो मुझे डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे मिलेगी कि आपको इसको सुधारना है। या तो कोई परफॉर्मेंस अच्छा करेगा तो ही मुझे पता चलेगा कि अच्छा इस बंदे ने लिखा हुआ है प्रोग्राम, ही इज अ वेरी गुड प्रोग्राम। अंडरस्टूड फ्रेंड्स, दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग, हम लोग इस टाइप का इंट्रो लिखते हैं इन द मल्टी लाइन कमेंट। प्रोग्राम का नाम भी लिख सकते हैं, आपको ये पता है इंक्लूड str.h, यहाँ पे लाइब्रेरी है stdio.h, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। स्टूडेंट्स आप जो printf एंड scanf फंक्शन लिख रहे हैं वो दोनों फंक्शन का डेफिनेशन, उसका जो मेन कोडिंग है वो stdio.h लाइब्रेरी से बिलोंग करता है। अगर आप stdio.h निकाल दोगे तो printf एंड scanf फंक्शन काम नहीं करेंगे, राइट स्टूडेंट्स। तो हम मेन फंक्शन स्टूडेंट्स लिखा जाता है, मेन फंक्शन के अंदर लास्ट में हमने रिटर्न 0 लिखा है, क्यों, क्योंकि मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप हमने इंटीजर दिया है। स्टूडेंट्स ये चीजें आप अभी अगर आपको पता नहीं चल रहा हो ज्यादा कि रिटर्न 0 रिटर्न टाइप यहाँ पे इंटीजर है, तो नो नीड टू वरी, क्योंकि आगे जाके आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन नाम का एक पूरा चैप्टर आने वाला है जो बहुत आगे आने वाला है। तो अभी यहाँ पे आपको इसकी वरी करने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे रिटर्न 0 क्यों लिखते हैं। स्टूडेंट्स रिटर्न 0 इसीलिए लिखा जाता है क्योंकि आपने मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप इंटीजर बताया। अगर आप यहाँ पे वॉइड लिख दोगे void वॉइड, तो यहाँ पे रिटर्न 0 लिखने की जरूरत नहीं होगा, क्योंकि वॉइड का मतलब होता है नथिंग रिटर्न, राइट। तो यहाँ पे अभी आप ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लेकिन यहाँ एट दिस पॉइंट आपको एक चीज पता होना चाहिए, ये एमसीक्यू में बच्चों आता है कौन सा क्वेश्चन, एवरी सी प्रोग्राम्स execution start with main function। ये स्टूडेंट्स आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हर एक सी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहां से स्टार्ट होता है, ऑलवेज तो स्टार्ट विद मेन फंक्शन। अंडरस्टूड, तो ये याद रखना कभी भी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहां स्टार्ट होगा, तो मेन फंक्शन स्टार्ट होगा। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे कहा कि एवरी टाइम वी हैव टू, आप कोई भी नॉर्मल प्रोग्राम जब स्टार्टिंग में आप जब अभी इनिशियल न्यू है इस फील्ड में, तो एजेंट मेन मेथड। सर स्टूडेंट्स यहाँ पे मेन फंक्शन कहते हैं, ये मेथड वर्ड है ना, देखो कोई शायद आपके फैकल्टीज उसके लिए मेथड वर्ड भी यूज करते होंगे, बट स्टूडेंट्स ये इसको फंक्शन कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे अभी हम जो यूज कर रहे हो पीओपी है, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये बहुत डेप्थ में आगे पता चलेगा आपको। सी प्रोग्रामिंग पीओपी के अंडर में आता है, प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, यहाँ पे उसको फंक्शन कहा जाएगा। जब आप सी प्लस प्लस में जाओगे, जावा में जाओगे, अलग अलग एडवांस पाइथन में जाओगे, तब वहां पे मेन हम मेथड कहेंगे, राइट, क्योंकि दे आर बिलोंग्स टू ओपी कैटेगरी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो सी के अंदर आप कभी भी मेन मेथड मत करना, कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर ये कुछ भी, ध्रुवी कापड़िया कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर ये सारा सी के अंदर सपोर्ट नहीं होता, और सी प्लस प्लस जावा के बाद आता है, राइट। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे स्टूडेंट, मेन मेथड मत करके मेन फंक्शन कहना। कोई मुझे कह रहा है कि क्या सर हम फ्लोट भी लिख सकते हैं, यस यू कैन राइट फ्लोट ऑल्सो, लेकिन यहाँ पे आप रिटर्न 0 भी लिख सकते हो, रिटर्न 5.0 भी लिख सकते हो, ओके। सो आप वहां पे फ्लोट भी लिख सकते हो, यू कैन राइट एनीथिंग, लेकिन जो कहोगे वैसा आपको रिटर्न भी करना पड़ेगा, ओके। तो स्टूडेंट्स मैंने इस प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम को लिखो स्टूडेंट्स, उसको आप कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करो, कुछ कैटेगरीज में, कुछ कैटेगरीज में हमें डिवाइड करना है, राइट। पहला कैटेगरी है डिक्लेरेशन सेक्शन, फिर इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट। तो याद रखें स्टूडेंट, डिक्लेरेशन, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, ओके। DIPO, डिपो ऐसा याद रखो, ओके। आपको याद रखना है क्या, डिपो। डिपो मतलब स्टूडेंट्स क्या, डिपो मतलब डिक्लेरेशन, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको डिक्लेयर करना है, तो हमने यहाँ पे फ्लोट डिक्लेयर किया, आई, पी, टी और आर और अमाउंट। आई का मतलब इंटरेस्ट, पी का मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, टी का मतलब क्या होता है,
टर्म कितने टर्म्स कितने ईयर्स के लिए, आर का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, बराबर। क्योंकि स्टूडेंट सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए हमें आई वेरिएबल लेना पड़ेगा, पी टी आर, और अमाउंट, फाइनल अमाउंट आपको इंटरेस्ट मिलने के बाद कितना होगा वो भी हम देखेंगे, राइट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको सबसे पहले मैंने जो डेटा लिया है पी और टी और आर के अंदर पहले से ले लिया डिक्लेरेशन के टाइम पे ही, राइट। मैंने इनिशियलाइज कर दिया, डिक्लेरेशन टाइम में जो हम वैल्यू लेते हैं उसको हम इनिशियलाइज कहते हैं, ओके। हाँ, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे उसको हम क्या कहेंगे, जो आपने पी और टी और आर को वैल्यू असाइन किया उसको कहा जाएगा स्टैटिक वैल्यू असाइनमेंट या तो कंपाइल टाइम वैल्यू असाइनमेंट, क्योंकि आपने पहले से ही उनको वैल्यू दे दिया है, राइट। जनरली हम ये फॉलो करते नहीं है, हमको क्या करना होता है, स्कैनफ फंक्शन का यूज करके वैल्यूज लेने होते हैं। बट पहले प्रोग्राम में आपको स्टैटिक वैल्यू को समझना है कि स्टैटिक वैल्यू का मतलब, ऐसे ही आप जब प्रोग्राम में वैल्यू डालते हो, वेरिएबल्स में वैल्यू डालते हो, उसको कहा जाता है स्टैटिक वैल्यू असाइनमेंट या तो कंपाइल टाइम वैल्यू असाइनमेंट। फ्रेंड्स इनपुट हो गया आपका, डिक्लेरेशन कर लिया और इनपुट दे दिया आपने, पी और टी और आर जो भी आपके वेरिएबल्स उसको कुछ वैल्यू दे दी। अब नेक्स्ट स्टेज आता है प्रोसेस स्टेज। प्रोसेस स्टेज में हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लिखाते हैं कि आई की वैल्यू क्या होगा, पीटीआर अपॉन 100, राइट। अमाउंट क्या होता है, तो प्रिंसिपल के साथ आप क्या करोगे, इंटरेस्ट ऐड करोगे तो आपको फाइनल अमाउंट पता चल जाएगा। एंड आउटपुट, अब देखो इनपुट डिक्लेरेशन इनपुट हो गया, एंड देन प्रोसेस एंड देन आउटपुट। आउटपुट में हम क्या लिख रहे हैं स्टूडेंट्स, द सिंपल इंटरेस्ट इज परसेंटेज एफ, ओके, परसेंटेज एफ, और यहाँ पे कॉमा आई, आई जो आया हमारा आंसर होगा ना, आई के अंदर स्टोर है इंटरेस्ट, ये कहां पे रिप्लेस हो जाएगा, इस परसेंटेज एफ के जगह पे रिप्लेस हो जाएगा। सी, प्रिंटफ के अंदर डबल कोड में जो भी लिखा जाता है वो डिस्प्ले होता है आउटपुट में, तो ये सिंपली डिस्प्ले हो जाता है सिंपल इंटरेस्ट इज परसेंट इज, लेकिन परसेंटेज एफ डिस्प्ले नहीं होगा, उसकी जगह पे क्या होगा, कॉमा के बाद जो पहला वैल्यू होगा, मतलब आई है, आई की जगह पे जो वैल्यू स्टोर्ड है वो यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा परसेंटेज एफ के जगह पे। नेक्स्ट, द फाइनल अमाउंट इज परसेंटेज एफ, अमाउंट की वैल्यू जो भी होगी वो कहां पे रिप्लेस हो जाएगा स्टूडेंट्स, परसेंटेज एफ के जगह पे रिप्लेस हो जाएगा, ओके। तो ऐसे होके आपको ये आउटपुट आएंगे स्टूडेंट्स। हम इसको रन करते हैं, रन करते हैं स्टूडेंट्स। इसको रन करने के लिए यहाँ पे हम गए, रन कमांड है, रन ऊपर है, उसको रन किए तो स्टूडेंट्स देखिए आपको दिख रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट कितना है 800 है, एंड द फाइनल अमाउंट कितना है 5800 है, ओके। तो इसमें आपको आंसर आ चुका है। यहाँ पे निगम जी पूछ रहे हैं फ्लोट में इंटीजर भी आ जाता है, यस, फ्लोट में इंटीजर भी आ जाता है, क्योंकि फ्लोट एक बड़ा डेटा टाइप है, तो बड़ा के अंदर छोटा आ जाएगा, राइट। ये आपको पता होगा, नॉर्मल स्कूल डेज में हम पढ़ते थे, पहले नेचुरल नंबर आता था, उसके ऊपर आपका रियल नंबर, मतलब जहलन नंबर जिसको हम कहते हैं, राइट, इंटीजर्स आता है। तो आपका इंटीजर जो होता है, ओके, दे आर फार अहेड, जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होता है उसमें पॉइंट आता है, राइट, डेसिमल्स आते हैं, ओके। पॉइंट आएगा तो पॉइंट के अंदर नॉर्मल नंबर्स तो आ ही जाने वाले, राइट, इंटीजर्स, ओके। फ्लोटिंग वाले रियल नंबर्स, पॉइंट वाले नंबर्स, राइट। तो फ्लोटिंग के सबसेट है कौन, इंटीजर्स, ओके। तो स्टूडेंट इस टाइप से हमने क्या किया, आपने प्रोग्राम को सॉल्व किया। तो कोई भी प्रोग्राम को आप लिखो तो इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट ऐसा 3 सेक्शन में क्या करो, डिवाइड करो। स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट इंप्रूवमेंट क्या करते हैं, ये सारे को हम यूजर के पास से लेते हैं। किसके पास लेते हैं, यूजर्स के पास से लेते हैं। आई पी, यहाँ पे हमने स्टैटिकली ले लिया था ना, स्टैटिकली ना लेके हम किससे लेंगे, यूजर के पास से सारे वैल्यूज को लेंगे। मतलब यहाँ पे हम लोग स्टैटिक वैल्यू असाइनमेंट जो कंपाइल टाइम था उसको हम अभी क्या करने वाले हैं, डायनेमिक, यानी हम डिक्लेरेशन सेक्शन को अलग कर देंगे एंड इनपुट सेक्शन को हम अलग कर देंगे। तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूं, इनपुट सेक्शन, ओके। तो स्टूडेंट्स इनपुट में हम क्या करेंगे, तो उन वैल्यू को स्कैन करेंगे, राइट। मैं लिखूंगा यहाँ पे प्रिंट एफ एंटर क्या, प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल पी, एंटर पी लिख देते, सम प्रिंसिपल अमाउंट लिखो, या तो प्रिंसिपल अमाउंट भी लिख सकते, प्रिंसिपल अमाउंट, बराबर, ओके। यहाँ पे हम एंड लिख के फिर यहाँ पे स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, स्कैन एफ, हम यहाँ पे फ्लोट है इसलिए परसेंटेज एफ एंड कॉमा एम परसेंट, एड्रेस किसके एड्रेस में जाएगा, ये पी के एड्रेस में जाएगा, राइट। तो पी, स्टूडेंट्स ऐसे ही हमें किसका करना पड़ेगा, आपने प्रिंसिपल अमाउंट लिया, कॉपी करके यहाँ पे आप पेस्ट करते जाइए, राइट। क्योंकि आपको नेक्स्ट टाइम क्या लेना है, प्रिंसिपल अमाउंट के बाद आपको लेना है टर्म्स, कितना टर्म के लिए, न्यू लाइन देते रहे। टर्म के लिए हमने क्या लिया है, तो टी लिया है,
राइट। और आर के लिए क्या, आर का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, राइट। और उसको भी हम लोग किस में लगाते हैं, न्यू लाइन में हम लेते हैं बैकस्लैश एन, राइट। और इसको हम आर के अंदर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप तो देखिए, यहाँ पे तीनों, यहाँ पे तीनों क्या हो गया, आई इक्वल टू पीटीआर आपने क्या ले लिया, यूजर के पास से रीड कर लिया है। ओके, तो डिक्लेरेशन सेक्शन अलग हो गया, इनपुट सेक्शन अलग हो गया, प्रोसेस एंड आउटपुट हो गया। अब हम इसको रन करेंगे तो हमको पूछेगा वैल्यूज। तो मैंने 5000 डाला, टी मैंने टर्म कितना डाला, तो 2 ईयर डाला, इंटरेस्ट का रेट कितना डाला मैंने, 8 डाला। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, सेम आपको 800 एंड 5800 आया, 800 इंटरेस्ट एंड 5। तो स्टूडेंट्स एक परफेक्ट एग्जांपल है, दिस इज ए परफेक्ट एग्जांपल कि स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे सारे सेक्शन को अलग लिखा और आप ऐसा प्रोग्राम लिखे इनिशियली। यहाँ पे हमने पूरे ऑथर के बारे में, फिर हमारे ये एस इंक्लूड वाला सेक्शन है, हमारे मेन फंक्शन को हमने कितने पार्ट में डिवाइड करना है, आपको 4 पार्ट में, डिक्लेरेशन सेक्शन, इनपुट सेक्शन, प्रोसेस सेक्शन एंड आउटपुट सेक्शन। तो स्टूडेंट्स आपको इनिशियल लेवल पे कोई भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम होगा ही नहीं। तो जनरली स्टूडेंट्स जो गलतियां करते हैं ना, इधर उधर लिखते रहते हैं कुछ भी, वो प्रॉब्लम्स कभी भी नहीं होंगे अगर आप इन 4 सेक्शन को अलग लिखेंगे। वेरिएबल डिक्लेयर करो जो भी चाहिए यहाँ पे, फिर इनपुट में सबको एक एक प्रिंट एफ स्कैन एफ करते रहो, इनपुट हो गया उसके बाद प्रोसेस लिखो फॉर्मूला, एंड उसके बाद आउटपुट डिस्प्ले कर दो। स्टूडेंट्स आई होप आपको ये क्लियर होगा, क्लियर हो गया आपको स्टूडेंट्स? प्लीज राइट यस इफ यू अंडरस्टूड प्रॉपरली।